हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत श्री पीसी जीवा में। देखिए, हम लोग अभी करने वाले हैं आपका प्रयोगशाला परिचारक भर्ती। ठीक है, इसका हम लोग क्लास 8, मेरे ख्याल से ये क्लास आपका 8 होगा, है ना, विज्ञान का। और यहाँ से 60 नंबर से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे प्रश्नों को हिट करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, देखिए आपका पहला प्रश्न है। और सबसे पहले प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए, है ना। प्रश्न के लेवल को आपको टेंशन नहीं लेना है, प्रश्न बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है और साथ ही ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, है ना। तो पहले प्रश्न को पढ़िए। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है ना। अब दूरदर्शन, है ना, दूरदर्शन चैनल आप देखते होंगे तो उसमें जो प्रसारण किया जाता है तो उसके श्रव्य संकेत जो आवाज अब तक सुनाई देती है उसको भेजने की जो तकनीक है उसको क्या कहा जाता है, प्रश्न पूछा गया आपसे। ठीक, देखिएगा ये सीक्वेंस जो है लिखते समय ऊपर नीचे हो जाता है ना। जैसे ये ए है तो इसको ए ही मान लीजिए, ये बी है तो ये बी मान लीजिए, यहाँ पे जो सी है सी मान लीजिए, यहाँ पे जो डी है उसको डी मान लीजिए। ठीक है, अब क्योंकि इसको मैं कट करके ए बी सी करूंगा उससे अच्छा ये जैसा उसको एज इट इज वैसा ही रख लीजिए। ठीक है, तो देखिएगा बी आवृत्ति मॉडुलन। ठीक है, देख या इसको कर लीजिए, आप ए कर लीजिए, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी। ठीक है, अब ठीक है, अब ए आवृत्ति मॉडुलन, बी आयाम मॉडुलन, सी काल विभाग बहुसंकेतन और डी स्पंद कूट नाड़ी संकेत मॉडुलन। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, आवृत्ति मॉडुलन। देखिएगा यहाँ पर आपको जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा आवृत्ति मॉडुलन। तो दूरदर्शन प्रसारण में जो आवाज सुनाई देती है उसको प्रेषण करने की जो तकनीक है ना, हम तक पहुंचाने की जो तकनीक है वो क्या कहलाता है, तो आवृत्ति मॉडुलन। ठीक है, वो क्या कहलाता है तो याद रखिएगा आवृत्ति मॉडुलन। ठीक है, और आवृत्ति मॉडुलन की क्यों, इस तकनीक का इस्तेमाल करने का कारण क्या है तो याद रखिएगा ये जो है, जो किसी भी प्रकार का जो शोर होता है, ठीक, शोर है, कोलाहल है, ठीक है, या किसी भी प्रकार की विकृति होती है उससे क्या होता है, ये मुक्त होता है ना। उससे ये क्या होता है तो मुक्त होता है, उन सबों की चीज़ों को छोड़ कर ये आप तक, ठीक है, जो अच्छी श्रव्य संकेत है उसको पहुंचाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। ठीक, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। लेंस कौन सा है तो यहाँ पे ध्यान रखना अभिनेत्र लेंस है ना। लेंस कौन सा है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, अभिनेत्र लेंस है ना। कौन सा लेंस है तो याद रखिएगा अभिनेत्र लेंस। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है ना। ठीक है, और ये प्रतिबिंब कहाँ बनाता है अभिनेत्र लेंस, तो रेटिना पर। ठीक है, तो इसकी जो प्रतिबिंब है, ठीक है, वो प्रतिबिंब जो है किस प्रकार की होती है या कैसे होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए सीधा तथा वास्तविक, बी सीधा तथा आभासी, सी उल्टा तथा वास्तविक, डी उल्टा तथा आभासी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपके सीजीपीएससी पेपर में 2015 में पूछा गया है ना। तो अभिनेत्र लेंस द्वारा जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है ना, तो याद रखिएगा ये कैसा बनता है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उल्टा बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और कैसा बनता है, रियल मतलब वास्तविक बनता है। और कैसा बनता है, रियल वास्तविक बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ें, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दोनों आंख का होना अधिक उपयुक्त है। ठीक है, कहने का मतलब ये देखिए आपके एक आंख से दिखाई देता है और दूसरे आंख से दिखाई नहीं देता। ठीक है, उससे उससे अपेक्षा उससे अच्छा ये है कि आपकी दोनों आंखें उसे दिखाई दे, ये ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों, मतलब एक आंख से देखना और दोनों आंख से देखना, दोनों में कौन सा ज़्यादा अच्छा है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ये इसको ऐसा कह सकते हैं कि एक आंख से अच्छा दोनों आंख से देखना ये अधिक अच्छा है, क्यों। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन को करते हैं। देखिएगा ऑप्शन देखिए, दो आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। बी, दोनों आंखों के कारण हम अंधेरे और हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। सी, इसी कारण मोजोक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है। डी, इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी, इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। देखिए दूरी और गहराई का एहसास आपको एक आंख से भी होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा या सटीक एहसास जो है, ठीक है, बहुत ही अच्छा या सटीक एहसास जो है ये आपको किससे होता है, दोनों आँखों से होता है। ठीक है, दोनों आँखों से होता है, लेकिन केवल एक आँख होती है, तो हाँ दूरी, है ना, दूरी और गहराई में क्या है, थोड़ा-सा वेरिएशन, है ना, बहुत थोड़ा-सा वेरिएशन जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा-सा वहाँ पे क्या तो वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया है पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक, सूर्य ग्रहण कैसा है, तो पूरा सूर्य ग्रहण है। ठीक है, मतलब देखिए पूरा सूर्य ग्रहण है ना, तो इसमें पृथ्वी जो है क्या होती है, ठीक, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये चंद्रमा होगा, ये आपका पृथ्वी होगा और ये आपका सूर्य हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पे सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, तो याद रखिएगा जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तो वो क्या होता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। बस इतनी चीजें याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच क्या हो जाता है, सूर्य आ जाता है, सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंखों में अपरिवर्तनीय क्षति होती है। आंखों को कहने का मतलब नुकसान होता है, क्यों, तेज किरण से। ठीक है, तो रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक का कारण है। ठीक है, जब सूर्य ग्रहण कैसा हो, पूर्ण सूर्य ग्रहण हो, आप डायरेक्ट खुली आंखों से बिना चश्मे के, है ना, आप किसको देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, तो आंखों को जो नुकसान होता है, ठीक, या ऐसा कहें, ऐसा भी कह सकते हैं कि रेटिना जहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उसका जलना, जलना मतलब उसमें जलन होना, है ना, जलने का मतलब आग लग जाना नहीं है, जो जलन होना सूर्य के कारणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है। ए, ताप, बी, इंद्रधनुषी प्रकाश, सी, अल्ट्रावायलेट प्रकाश, डी, इंफ्रारेड प्रकाश। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा, है ना, देखिए इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। ठीक, ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, आपसे पूछा गया है। ठीक, वायुमंडल में प्रकाश जो है बिखरा होता है, इसका कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया है ना। वायुमंडल में जो है क्या तो प्रकाश बिखरा होता है, विसरण का मतलब क्या है, बिखरना। ठीक है, क्या तो बिखरना, तो वायुमंडल में प्रकाश का विकिरण, है ना, प्रकाश जो है इधर उधर फैला रहता है ना, बिखरना या क्या कहना, फैलना। ठीक, बिखरना या फैलना, इसका कारण क्या है, ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, धूल कण, सी, हीलियम, डी, जल वाष्प। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन बी, धूल कण। ठीक है, ऑप्शन बी क्या तो धूल कण। देखिए सूर्य से जब रोशनी जो है ना, वो सूर्य से जब रोशनी जो है क्या होती है, ठीक है, हमारी पृथ्वी तक आती है, तो पृथ्वी तक आने के पहले ये क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल से गुजरती हुई हमारी पृथ्वी तक ये पहुंचती है। तो वायुमंडल में बहुत सारे गैस होते हैं, है ना, ये सबको पता है। साथ ही यहाँ पे आपको, ठीक है, धूल कण, ठीक है, साथ ही वहाँ पे आपको क्या तो बहुत सारे धूल कण भी देखने को मिलते हैं, है ना, बहुत सारे क्या कहते हैं, धूल कण दिखने को मिलते हैं। ये आकार में इतने बड़े होते हैं कि जब सूर्य की किरणें क्या इनसे टकराती है तो ये क्या करते हैं, जैसे सूर्य की किरणें यहाँ पे टकरा रही थी, इधर सूर्य का प्रकाश को बिखेर देगा, इधर बिखेर देगा। अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ पे है तो इधर बिखेर देगा, इधर बिखेर देगा। तो इसी को कहा गया है क्या, तो प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो धूल कण, यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का रंग निर्धारित करता है क्या, ये आपको बताने हैं। आयाम, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता, वेग। ठीक है, सूर्य प्रकाश के रंग को प्रकाश रंग को कौन निर्धारित करता है, तो याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य। ठीक है,
प्रकाश के रंग को निर्धारित कौन करता है, तो याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो देखिएगा, तो सूर्य के प्रकाश को निर्धारित कौन करता है, तरंगदैर्घ्य। ठीक है, अगर तरंगदैर्घ्य अलग अलग है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य अगर अलग अलग है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रंग भी अलग अलग होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रंग भी अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग रंग के लिए का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए जो लाल कलर है ना, लाल कलर है, इसका जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, लाल रंग का कलर का तरंगदैर्घ्य जो है क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उसी प्रकार बैगनी है ना, याद रखिएगा, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है ना। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है क्या तो सबसे कम होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे, जब सूर्योदय होना है ना, जब सूर्य भगवान उगने वाले होते हैं तो उसके पहले ठीक क्या होता है, बादल में आप देखोगे तो वहाँ पे लाल कलर का, ठीक है, कौन से रंग का, तो याद रखिएगा लाल रंग का, है ना, बिखरा हुआ कलर इस तरीके से आपको दिखाई देता है। उस समय सूर्य उगा भी नहीं रहता है, ठीक उगने वाला होता है ना। उसके उगने के ठीक पहले इसी पूछा गया है कि हमें वास्तविक सूर्योदय कुछ मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देने के कारण, कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने के कारण, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने के कारण क्या है, ये पूछा गया आपसे। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप सभी का जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रकाश का अपवर्तन, है ना, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, मैंने जैसे आपको बताया कि सूर्य उगा नहीं है, लेकिन ठीक उसके उगने के ठीक पहले इस तरीके से सूर्य, है ना, क्या होती है, उसके प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, वो इस तरीके से फैला रखता है, और कौन से कलर में, तो लाल रंग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है ना। ऑप्शन ए, ठीक है, रात के समय जो आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, वो किस कारण से होता है, कौन सा वैज्ञानिक कारण, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए, प्रकाश का अपवर्तन, बी, प्रकाश का परावर्तन, सी, प्रकाश का ध्रुवीकरण, डी, प्रकाश का व्यतिकरण, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको जो सही उत्तर होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारों का टिमटिमाना, है ना, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, और अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन के बारे में मैंने इसके पहले मेरे ख्याल से 5वें 6वें वीडियो में शायद मैंने आपको बताया होगा, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग ही इस्तेमाल किया जाता है या लाल रंग ही प्रयुक्त किया जाता है, इसका कारण क्या है, ये आपको बताने हैं, है ना। ट्रैफिक सिग्नल आप सभी ने देखा होगा, है ना, जहाँ पे क्या होता है, गाड़ी को रोकने वाला बैरियर्स होता है, समझिए इसको, है ना, डिजिटल बैरियर। तो ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य की लंबाई सर्वाधिक होती है, यह सुंदर होता है, यह खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, उक्त कारणों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर एक ही हो जाएगा, इसकी तरंगदैर्घ्य, है ना, लंबाई सर्वाधिक होती है, जिसके कारण ये दूर से भी, है ना, दूर से भी क्या होता है, अच्छे से दिखाई देता है, दूर से भी ये अच्छे से क्या होता है, दिखाई देता है। इसी कारण देखिएगा फैक्ट्रीज में जो चिमनी होती है, ठीक है, फैक्ट्रीज में जो चिमनी होती है उसमें भी क्या होती है, लाल बत्ती, है ना, लाल बत्ती जो है क्या होती है, बीच बीच में, ठीक है, लाल बत्ती जो है लगी होती है, ये बीच बीच में टिम टिम कर क्या होती है, जलती रहती है ना, मतलब। ठीक है, ऐसे ही ट्रेन के पीछे आपको देखने को मिलता है ना, ट्रेन के लास्ट वाले डिब्बे पे आप देखिएगा,
है ना, तो वहाँ पे क्या है कि लाल बत्ती क्या होती है, जलती बुझती रहती है, जलती बुझती रहती है, क्योंकि वो बहुत दूर से दिखाई देता है, उसका तरंग दैर्घ्य बहुत क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो बस इसका रीज़न यही है कि वो दूर से दिखाई देता है। चलिए, देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है हमें बताने हैं। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, और डी, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक सबसे अधिक होता है। देखिए, सबसे अधिक अगर नहीं होता तो आकाश क्या होता है, नीला नहीं दिखाई देता। ठीक है, अगर प्रकीर्णन सबसे अधिक नहीं होता तो आकाश जो है नीला दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो आकाश जो है नीला दिखाई क्यों देता है, क्योंकि उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, अधिक होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये क्या है आपका अगला प्रश्न है। कार के पीछे, है ना, देखिएगा, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन को किस प्रकार से शीशे का प्रयोग करते हैं। देखिए, कहने का मतलब सिंपल सा है, इस तरीके का जो वर्ड है ये आपके एग्जाम में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक, आप कार में बैठे हैं, ठीक है, तो कार के पीछे से कौन सी गाड़ी या किसी वस्तु को देखने के लिए, ठीक है, आपके पास क्या लगा रहता है, दोनों साइड में मिरर लगा होता है ना, दोनों साइड में क्या लगा रहता है, तो मिरर होता है, लगा होता है। तो मिरर जो है कौन सा दर्पण है, ये आपसे पूछा गया है, वो किस प्रकार का मिरर है ये बताना है आपको। अवतल दर्पण है, बेलनाकार दर्पण है, उत्तल दर्पण है, या समतल दर्पण है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए, कार में क्या होता है, जो मिरर लगा होता है, इससे पिछले की वस्तु को आप देखते हैं तो क्या होता है, वो पीछे की वस्तु को पास लाकर दिखाता है। ठीक, पीछे की वस्तु को क्या लाकर दिखाता है, पास लाकर दिखाता है। लेकिन क्या वास्तव में वो पास रहता है, एकदम पास नहीं, तो क्या होता है, इसका मतलब वो बड़ा दिखाता है। चित्र को कैसा दिखाता है, बड़ा दिखाता है ना। तो उत्तल दर्पण जो है चित्र को क्या करता है, बड़ा दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई कांच है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका कोई है, क्या है, तो मिरर है। इसके सामने जो है ना, इसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक, इसके सामने जो है क्या है, तो एक व्यक्ति जो है इस तरीके से खड़ा हुआ है ना, और उस व्यक्ति को लगता है कि उसका जो फोटो या चित्र इस पे बन रहा है वो इस व्यक्ति से क्या है, तो बड़ा है, इस व्यक्ति से क्या है, तो बड़ा है। तो दर्पण कौन से प्रकार का होगा ये आपको बताना है। देखिए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण पर देखिए प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। ठीक, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब जो है ना, ये क्या होता है, ठीक है, या तो छोटा बनेगा। ठीक है, वास्तविकता से या तो छोटा बनेगा, या वास्तविकता से क्या होता है, बड़ा बनता है। ठीक, वास्तविक इमेज से क्या होता है, या तो छोटा बनता है या क्या होता है, बड़ा बनता है। ठीक, और प्रतिबिंब जो वास्तविक और आभासी दोनों हो सकता है। ठीक, और प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण, ये याद रखिएगा, वास्तविक और आभासी दोनों हो सकता है। ठीक है, इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। अब है ना, जो बॉयज़ हैं, है ना, वो क्या करते हैं, उनका जो बियर्ड होता है, दाढ़ी होता है, उसको बनाने के लिए वो जो है क्या करते हैं, मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए मिरर में देखते हुए, है ना, जो शेविंग किट है उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, दाढ़ी करते हैं, ट्रिम करते हैं। ठीक है, या दाढ़ी बनाते हैं समझिए। तो इसके लिए जो मिरर वो इस्तेमाल करते हैं, वो मिरर कौन सा होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए अवतल दर्पण, है ना।
अवतल दर्पण जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये आपका अगला प्रश्न है ना। रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए दांत के डॉक्टर द्वारा इनमें में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, आप देखिए ये मान लीजिए श्रीमान डॉक्टर जी हैं, है ना। ये मान लीजिए ठीक, ये मान लीजिए आपके श्रीमान डॉक्टर जी हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक, इनके दांत का इनको इलाज करना है और इनके दांत का क्या करते हैं, ठीक है, ये डेंटिस्ट है, दांत के इलाज के लिए आए हुए हैं। तो ये दांत है, उसके लिए क्या करते हैं, ये जो है अपने आँख में, है ना, यहाँ पर एक आँख तरफ, ठीक, एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं और वहीं से देखते हैं। और ये यहाँ पे एक क्या होता है, काँच लगा रहता है, ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट से ये देखते हैं, ठीक, ये माइक्रोस्कोप जैसा छोटा सा होता है, लेकिन माइक्रोस्कोप बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो इसमें क्या करते हैं, देखते हैं, तो वो कौन सा काँच है या उस काँच में कौन सा लेंस लगा है, ये आपसे पूछा गया है। ए अवतल लेंस, बी सी उत्तल दर्पण, ई इनमें से कोई नहीं, बी उत्तल लेंस, डी समतल दर्पण। ये सीजीपीएससी में प्री में 2015 में पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ई इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ई इनमें से कोई नहीं। जिसको आंसर पता हो, जिसको आंसर पता हो मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर लाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग पहले कुछ चीज बेसिक इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चन करेंगे, देन फिर हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। और साथ ही एक बार जब मैं इन सब सीरीज को कंप्लीट कर दूं, ठीक है, तो हम लोग थ्योरी की भी मैं कुछ क्लासेस लाऊंगा, ओनली इंपॉर्टेंट चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद अगर ये चीज़ें कंप्लीट होती है तो मैं उस पर इंपॉर्टेंट चैप्टर का, ठीक है, क्लास लाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है ना। इस प्रश्न में बोला गया है खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। देखिए ये है आपके वायुमंडल में, ठीक है, ये आपके वायुमंडल, ठीक है। इसको इस तरीके से समझिए, इसको मैं, ठीक है, इसको आप समझिए तारामंडल, ठीक है। तारामंडल में आपको बहुत सारे ग्रह है ना, और साथ ही तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो इसकी जो गतिविधियां हैं, तारामंडल में जिस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, इसको पृथ्वी से देखने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, एक दूरदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, एक दूरदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है। और इस दूरदर्शी को चूंकि खगोलीय घटनाओं के अध्ययन के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसको खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या तो खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। ये बेसिकली है ना, किसी किसी पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से इसका स्टैंड होता है, ठीक, ये इतना और बड़ा लंबा होता है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, लेंस लगा रहता है और यहाँ से कोई व्यक्ति जो है इसको क्या करता है, देखता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो बनता है वो किस तरीके का बनता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए काल्पनिक तथा छोटा, बी काल्पनिक और बड़ा, सी वास्तविक और छोटा, डी वास्तविक और बड़ा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा काल्पनिक और बड़ा, यही आपका सही उत्तर है। देखिए पृथ्वी से अगर आप तारामंडल के, है ना, इतनी दूर की जो गतिविधियां हैं उनको देखने के लिए इस्तेमाल करेंगे इस तरीके के खगोल दूरदर्शी का, इसका जो इमेज बनता है वो तो काल्पनिक बनता है और साथ ही कैसा बनता है, बड़ा बनता है, तभी वो आपको दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रमेश है ये, ठीक है, रमेश को खड़ा कर देता हूँ और ठीक है ये इधर, ठीक, ये इसका साइड है, मान लीजिए इस तरफ देखता है या इस तरफ देखता है, ठीक है, तो दोनों साइड से इसको अपना इमेज दिखेगा। तो ये अगर दोनों कांच के बीच है तो इसके बीच में कितनी, ठीक है, तो कितनी इमेजेस बनेंगी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक। ये ऐसे भी बन सकता है इस तरीके से या इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में बनेगा कितना, अनंत। अगर वो समतल दर्पण है उसके बीच में कोई भी वस्तु है तो वहाँ कितनी प्रतिबिंब बनेंगी, तो याद रखिएगा अनंत बनेगा, है ना, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी रहेगी, तो अनंत होगा। चलिए दोस्तों ये आगे पढ़ते हैं हम लोग आपका अगला प्रश्न। देखिएगा, ठीक है, इंद्रधनुष आप लोगों ने सबने देखा होगा,
ठीक है, इंद्रधनुष आप सब लोगों ने देखा होगा, बारिश के, है ना, बारिश के समय आप देखेंगे बारिश होती है, बारिश जैसे थोड़ा बहुत रुकती है, बारिश होते रहता है और उस समय सूर्य, है ना, सूर्य की प्रकाश आती हो तो उस समय क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो इसी इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम आपको बताना है। तो इनका रंगों का सही क्रम होता है विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, ठीक। ये सभी, ये जो नाम है, ये सभी रंगों के इंग्लिश में, है ना, उसका फर्स्ट लेटर है, ठीक। वी से वायलेट, आपका ई से इंडिगो, ठीक है, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो इसी में पूछा गया है कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम कौन सा है। देखिए, नीला, हरा, बैगनी, ठीक है। ऑप्शन ए सी नीला पीला हरा, बी बैगनी हरा नीला, डी नीला हरा पीला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा नीला, हरा, पीला। ये देखिए सीक्वेंस, ये बी से क्या है, ब्लू, जी से ग्रीन और वाई से येलो। ये आपका ब्लू नीला हो जाएगा, जी ग्रीन हरा हो जाएगा, वाई येलो। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका अगला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ें, है ना, प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर चीज़ों को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, पूछा गया है। मान लीजिए ये व्यक्ति क्या है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक, ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा खड़ा है, अगर समझ लीजिए खड़ा ही है ना। और इसको समतल दर्पण में अपना क्या देखना है, प्रतिबिंब देखना है, अपना चेहरा देखना है समतल दर्पण में, पूरा शरीर, है ना। जब आप क्या करते हैं, आईना के सामने खड़े होंगे तो आपका, ठीक है, आईना की ऊंचाई के हिसाब से आपको पूरा शरीर आपको दिखाई देता है। तो ये बोला गया है कि न्यूनतम, ठीक है, इसको अपना पूरा शरीर देखने के लिए जो मिरर है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, कहने का मतलब मिरर कितनी बड़ी होनी चाहिए कि वो पूरा अपना प्रतिबिंब देख सके, ठीक है। तो ऑप्शन ए व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, ऑप्शन बी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, ऑप्शन सी व्यक्ति की ऊंचाई का एक चौथाई और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी व्यक्ति के ऊंचाई का आधा, ठीक है, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मिरर के सामने जाकर खड़ा होता है और उसे अपना पूरा इमेज देखना है, तो उस व्यक्ति की जितनी हाइट है उसकी ठीक आधी ऊंचाई का मिरर होना चाहिए, तभी वो अपने पूरे शरीर का प्रतिबिंब देख पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है। इसमें पढ़िए, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, ठीक है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, दूरदृष्टि दोष में समझिए होता क्या है, जो दूर की वस्तु है ना, जो दूर की वस्तु है ये कैसी दिखाई देती है, ये ठीक होती है, मतलब दूर दृष्टि क्या होती है, ठीक होती है ना। लेकिन जो पास की वस्तु है, ठीक है, पास की वस्तु, इसमें क्या होता है, अच्छे से इनको दिखाई नहीं देता है, ठीक। पास की वस्तु को दिखाई देने में इसमें क्या होती है, समस्या होती है। तो आपको समझ में आ गया कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो आप चश्मा पहनते हैं, है ना, तो चश्मा में कौन सा लेंस लगा रहता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी उत्तल दर्पण, है ना, यहाँ पे ध्यान देना, सी उत्तल लेंस, डी अवतल दर्पण, है ना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस, है ना, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जो दूर दृष्टि बाधित वाले लोग होते हैं उनके चश्मे में उत्तल लेंस लगाकर उनके दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ये आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न को पढ़िए आप पहले अच्छे से, कि लेंस की शक्ति मापी जाती है किससे, आपको बताना है, ठीक है। देखिए, लेंस की, है ना, जो आप चश्मा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो चश्मा में जो आप कांच लगाते हैं, उस कांच में जो लेंस लगा रहता है, ठीक है, जो आप किस तरीके की दृष्टि दोषों को क्या करता है, ठीक करके आपको दिखाता है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो पावर है, उसको किस में मापा जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। और ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न, और ये क्या है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए डायोप्टर में, बी ल्यूमन में, सी ल्यूमन में, बी यान में, डी कैंडेला में। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए डायोप्टर में, ठीक है। लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए डायोप्टर में, है ना। लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए डायोप्टर में, ठीक है। डायोप्टर बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे डायोप्टर लिखा हुआ था, डायोप्टर ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इस प्रश्न को, आंख के रेटिना की परंपरागत, है ना, कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आंख का रेटिना, जहाँ आपके जो चीज देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है, उसी प्रकार कैमरा कैमरा भी क्या करता है, आप जो चीज खींचते हैं, है ना, कैप्चर करते हैं, उसका भी प्रतिबिंब ये भी बनाता है। दोनों का काम क्या है, तो याद रखिए सिमिलैरिटीज दोनों में क्या है, प्रतिबिंब बनाना, ठीक है, प्रतिबिंब बनाना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आंख की रेटिना का और कैमरा की, है ना, जो कैप्चर करने की जो क्षमता है, इनकी तुलना, है ना, इनकी तुलना करते हैं दोनों में, तो किस तरीके से वो काम करता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए फिल्म के समान, बी लेंस के समान, सी शटर के समान, डी आवरण के समान। तो याद रखिए ऑप्शन ए फिल्म के समान, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों का काम क्या है, तो याद रखिए फिल्म दिखाना, है ना, फिल्म निकालना कहें या फिल्म दिखाना। अब रेटिना भी क्या करता है, जो चीज़ आप देखते हैं ना, पहले सूर्य की प्रकाश क्या करती है, उस वस्तु पर पड़ती है, उसके बाद क्या होती है, आपकी आंख पे आती है, तो आपको चीज़ दिखाई देता है। कैमरा का भी सेम फंक्शन ही है, ठीक है, क्या करता है, फिल्म को रिप्रेजेंट करता है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक। तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है, उस भाग को क्या कहते हैं, प्रश्न पूछा गया, ठीक। ए स्वच्छ मंडल, बी परितारिका, सी पुतली और डी दृष्टिपटल। तो याद रखिएगा मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पे बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर ये क्या कहते हैं उसको, तो दृष्टिपटल, है ना। और दृष्टिपटल पर भी क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, है ना, अभी मैं फिर बताऊंगा नहीं। तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है, कहाँ बनता है, ये पूछा गया है, ठीक है। रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे या अन्य बिंदु पर। तो याद रखिएगा यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा रेटिना के आगे। दूरदृष्टि दोष में याद रखिएगा दूर से या आगे, है ना। तो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बनता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। एक रंगीन टेलीविजन, है ना, जो कलर टीवी है आपका, उसके बारे में बात हो रही है। मैं 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण से, ठीक है, 3 रंगों को मिलाकर, है ना, क्या बनाया जाता है, जो आपकी टेलीविजन होते हैं उसे कलरफुल बनाया जाता है। वो 3 मिश्रण कौन से हैं आपको बताने हैं। ए लाल नीला नारंगी, बी लाल हरा नीला, सी लाल पीला हरा, डी लाल हरा भूरा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा लाल हरा और नीला, लाल हरा और नीला, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है क्या, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको याद रखने हैं, है ना, लाल हरा और नीला, यही क्या करते हैं, आपके टेलीविजन को कलरफुल बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। अब ठीक उसका उल्टा ही है कि प्राथमिक रंग में कौन से शामिल नहीं है। जो मैं 3 रंग आपको बताया था उसमें कौन सा शामिल नहीं, तो यहाँ पर देखिए सीधा से आपको लाल उसमें शामिल था, पीला शामिल था, नीला शामिल था, काला जो है शामिल नहीं है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काला इसमें शामिल नहीं था प्राथमिक रंग में, तो आपका सही उत्तर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जितने भी क्वेश्चन थे, है ना, जितने भी क्वेश्चन थे सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आप इन सभी क्वेश्चन को नोट्स बनाकर पढ़ेंगे, ठीक। नोट्स बनाकर इन सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ ही आपके रिवीजन जो है आप करते रहना, ठीक है। परिचारक का एग्जाम वैसे तो नवंबर दिसंबर में, है ना, ये तो संभावित है, लेकिन जब तक इसका रजिस्ट्रेशन जो है व्यापम, ठीक है, जब तक इसका रजिस्ट्रेशन जो है व्यापम चालू नहीं करता तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो जैसे ही एक बार रजिस्ट्रेशन जो है व्यापम इसका क्या करता है, चालू करता है, तो फिर उसके, ठीक है, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके एग्जाम हो जाने हैं, है ना। तो फिलहाल आप पढ़ते रहिए, ठीक है। ये 60 नंबर वाला सेक्शन है साइंस, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं।
फिर मेरे ख्याल से 20 नंबर का आपको सीजी का देखने को मिलेगा, 10 नंबर का करंट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके सबसे लास्ट में हम लोग भूगोल पढ़ेंगे, है ना, भारत का भूगोल का आर्थिक वाले सेक्शन को। चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ।